अब क्या होता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले तो सिंगल एंट्री सिस्टम एक बिजनेसमैन मेंटेन क्यों करता है, वाई दिस सिस्टम इज मेंटेन सिंगल एंट्री सिस्टम। क्योंकि एक बिजनेसमैन क्या करता है, बहुत ज़्यादा अगर वो स्मॉल बिजनेसमैन है, बताओ, तो उसमें जो है रोज डेली इतने सारे ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे नहीं होते। तो इस कारण से क्या वो ऐसा कर सकता है, वो कुछ ट्रांजेक्शन तो ऐसे होंगे कि याद भी कर पाएगा, याद भी कर लेगा। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे जिसे उसे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है, पर इन्वॉइसेस और वाउचर्स और बिल वगैरह रखे रहते हैं, तो वो उनमें से आराम से देख लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि डबल एंट्री सिस्टम में तो हम एक एक ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री करेंगे, उसके बाद लेजर बनाएंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होगा, सिंगल एंट्री सिस्टम में ये कट शॉर्ट किया गया। कट शॉर्ट मतलब जो ट्रांजेक्शन एक आप याद कर सकते हो, या तो याद कर लो, या फिर आप जो है अकाउंट्स वाउचर बिल से देख सकते हो, या फिर आपके सामने वो विजिबल है कि भाई इस ट्रांजेक्शन के इस एसेट्स या इस लाइबिलिटी की ये वैल्यू है, एग्रीमेंट है आपके पास, तो आपको उनकी जर्नल एंट्रियाँ पास करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आप से केवल आप जो ट्रांजेक्शन याद नहीं कर पाओगे, केवल उनको ही रिकॉर्ड करो और बाकी सभी ट्रांजेक्शन को छोड़ दो। अब हम इसे और किस तरीके से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब कि जैसे मान लो कौन से ट्रांजेक्शन हम बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि कैश अकाउंट और पर्सनल अकाउंट ये दोनों ज़रूर मेंटेन करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़रूर बताओ, इन ट्रांजेक्शन्स किसी कैश अकाउंट में पूरे साल भर में कहाँ कहाँ से कैश आया और कहाँ कहाँ कैश गया, इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका पता होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ से कैश आया, ओपनिंग कैश कितना था, फिर इनफ्लो कहाँ कहाँ से हुआ और आउटफ्लो कहाँ कहाँ हुआ, और एट लास्ट हमारे पास साल के एंड में क्या कैश है। तो इसे हम याद नहीं रख सकते, इसीलिए बताओ कौन सा अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट ज़रूर बनाना है। फिर कहा गया पर्सनल अकाउंट, यानी किस डेटर से मुझे कितना पैसा लेना है, ठीक है, और किस क्रेडिटर को मुझे कितना पैसा देना है, कहा ये भी याद नहीं रख सकते, इसलिए इसके भी अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी है। तो फिर बाकी अकाउंट्स अगर हम नहीं भी मेंटेन करेंगे तो क्या हमें इजीली पता चल जाएगा? हाँ, हमें बहुत इजीली पता चल जाएगा कि बाकी अकाउंट्स में क्या अमाउंट आएगा। कैसे? जैसे सपोज करो, इसमें क्या करते हैं, ओपनिंग में बताओ, एक बिजनेसमैन सबसे पहले क्या कैपिटल लगाता है? हाँ, कैपिटल लगाता है, और कैपिटल लगाने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है। तो उसने कितने की कैपिटल लगाई है, क्या वो उसे पहले से पता होता है? उसे इस बात का कोई अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद ड्राइंग, उसने साल भर में कितनी एडिशनल कैपिटल लगाई, ठीक, मान लो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल लगाई, क्या उसे याद रहेगा? या वो अगर याद नहीं भी रहे तो एक सिंपल पेपर पे लिख सकता है। यहाँ उसने साल भर में कितनी ड्राइंग करी, वो एक सिंपल पेपर पे लिख सकता है, ठीक है। अब मेन बात है, इसके बाद उसने बताओ अपनी कैपिटल से कई सारी एसेट्स खरीदी होंगी और कई सारी उसकी लाइबिलिटीज़ भी होंगी। तो अब क्योंकि इसमें हमने सिर्फ इस सिस्टम में हम कैश बना रहे हैं और पर्सनल बना रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एसेट्स कितनी है और लाइबिलिटी कितनी है? तो मुझे बताओ, ईयर एंड पे क्या वो अपना बिजनेस, जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब जब वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा और बैलेंस शीट बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड थर्ड है बैलेंस शीट। जब वो तीनों बनाएगा तो मुझे बताओ
क्योंकि बैलेंस शीट में उसे अपनी सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी शो करनी पड़ती है। तो आप बताइए, क्या वो अपने बिजनेस में अपने आसपास देखकर क्यों न अपनी बताओ देख लेगा कि मेरे पास कितने की बिल्डिंग है, मेरे पास कितने का कंप्यूटर रखा हुआ है, बताओ उसके सामने रखा हुआ है, तो वो देखेगा कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, एक बाहर व्हीकल खड़ी है, और मेरे पास एक कंप्यूटर है, मेरे पास 3 सोफ़ा सेट हैं, कुछ फर्नीचर है, कुछ टाइपिंग मशीन है, एक प्रिंटर है। तो इस तरीके से देख के आसपास ही बताओ कितने का एफडी है, क्या बताओ बैंक से स्टेटमेंट मिलते हैं और एफडी की उसके पास सर्टिफिकेट रहेगा फिक्स डिपॉजिट का, तो वहाँ से उसको पता चल जाएगा कि मेरा एफडी कितना है। यानी सारी एसेट, उसने कोई अकाउंट नहीं बनाया, तो फिर कैसे पता चला ईयर एंड पे, उसे कैसे पता चला कि मेरे पास क्या क्या एसेट्स हैं। बताओ, क्या वो सामने देख रहा है अपने एसेट्स? हाँ, उसके सामने सारी एसेट्स सामने हैं, तो वो बड़े आराम से देख के पता लगा सकता है कि मेरे पास ईयर एंड पे मेरे बिजनेस में क्या क्या प्रॉपर्टी रखी हुई है। फिर रही बात लायबिलिटी की, बताओ अगर उस पर्सन ने किसी को लोन दिया होगा, तो क्या वो पर्सन ने जिसको लोन दिया होगा उसके साथ एक एग्रीमेंट करके रखा होगा, तो उस एग्रीमेंट की कॉपी होगी उसके पास, तो वो एग्रीमेंट की कॉपी से देख लेगा कि कितने का मैंने किसको लोन दिया है। मतलब इनका फिर अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने अगर जिसको भी लोन वगैरह दिया है, तो वो एग्रीमेंट की कॉपी से देख लेगा कि मैंने कितने का लोन दिया है। तो बताओ, क्या उसे लायबिलिटी भी पता चल गई? हाँ, ठीक। अब उसे ये कैसे पता चलेगा? मतलब क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में, पहले तो याद करके देखो कि डबल एंट्री सिस्टम जब मेंटेन करता था एक प्रोप्राइटर, तो उसमें क्या 3 तरीके के अकाउंट्स मेंटेन होते थे? कौन कौन से 3 तरह के मेंटेन होते थे? एक होता था रियल, एक होता था पर्सनल, और एक होता था नॉमिनल। ये 3 अकाउंट्स मेंटेन होते थे। नॉमिनल में क्या होता था? क्या नॉमिनल में सारे इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स खोलते हैं? बताओ कौन से अकाउंट खोलते हैं? इनकम एंड एक्सपेंसेस। पर्सनल में सारे पर्सनल खोलते हैं, और रियल में सारी एसेट्स खोलते हैं। एसेट्स मतलब सारे के सारे एसेट्स के अकाउंट खोलते हैं, कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट, और बिल्डिंग अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। इसमें सारी एसेट्स आ जाती हैं, चाहे टेंजिबल एसेट्स हो चाहे इंटेंजिबल एसेट्स हो, सारी के सारी एसेट्स आ जाएंगी। तो चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, सारी एसेट्स के अकाउंट हम इसमें ओपन करते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ठीक है। और पर्सनल में क्या करते हैं? रियल, पर्सनल और नॉमिनल। इसमें सॉरी, पर्सनल में क्या करते हैं? नॉमिनल में तो सारे इनकम और सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल में याद करो क्या होता था? पर्सनल में होता था, एक होता था नेचुरल पर्सनल, एक होता था आर्टिफिशियल पर्सनल, और एक होता था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। यही सब अकाउंट्स हम खोलते थे। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में कह रहे हैं कि केवल कैश खोलो और पर्सनल खोलो। तो मुझे बताओ, क्या नॉमिनल एक भी नहीं खुल पाएगा? एक भी नॉमिनल का अकाउंट नहीं खोलेंगे तो पता कैसे चलेगा कि साल भर में कितनी इनकम है और कितने एक्सपेंसेस हैं? कैसे मालूम चलेगा? तो कहा गया कि हमें यहाँ पे पता लगाने का एक अलग मेथड होता है, जो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम में, क्योंकि उसने एक भी इनकम अकाउंट नहीं खोला और एक भी एक्सपेंसेस अकाउंट नहीं खोला, तो उसे कैसे पता चलेगा कि साल भर में उसे कितनी इनकम हुई है और कितने उसके खर्चे हुए हैं, साल भर में क्या उसका प्रॉफिट क्या है? क्योंकि इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो ही प्रॉफिट आता है, तो ही प्रॉफिट आता है। मतलब इनकम अगर ज़्यादा होती है, इनकम अगर ज़्यादा होती है एक्सपेंसेस से, तो बताओ प्रॉफिट होता है, और इनकम अगर कम होती है एक्सपेंसेस से तो लॉस होता है, और अगर दोनों इक्वल होते हैं तो बताओ नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन आप लोग समझो कि मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे हम सिंगल एंट्री में तो एक भी नॉमिनल खोल ही नहीं रहे, हम तो बस ये दोनों खोल रहे हैं, एक कैश और एक पर्सनल। ठीक है,
तो बताओ हम कैसे पता लगाएंगे कि प्रॉफिट या लॉस कितना है? तो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि पर्सनल अकाउंट तो चलो सारे खोल लिए, ठीक है, पर्सनल तो हमने सारे खोल लिए, ठीक। नॉमिनल देखते हैं अभी। रियल में बताओ, रियल में हमने केवल कैश खोला है ना, बाकी की कोई भी रियल नहीं खोली, कोई भी एसेट्स नहीं खोला। तो कैश तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि उसका प्रॉपर लेजर हमने बनाया है। और बताओ बाकी की एसेट्स कैसे पता चलेंगी? तो मैंने क्या कहा, आसपास देखकर। ईयर एंड पे वो बिजनेसमैन अपने आसपास देखेगा और देख के पता लगाएगा कि उसके पास कितने का फर्नीचर है, कितने की बिल्डिंग है, कितने का कंप्यूटर है, कितने की व्हीकल है, कितने का आपका प्रिंटर है, कितने की एफडी है। बताओ बैंक एफडी भी हमारी एक एसेट्स होती है। कितने का एफडी है, कितने की लैंड है और कौन कौन सी इंटेंजिबल एसेट्स है, ये सब वो आपने आसपास देखकर पता लगाएगा। ठीक, सबसे पहली शर्त तो ये है कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो कहाँ मेंटेन होता है। तो बताओ वो, अच्छा इसमें मैं एक बार फिर रिवाइज करा दूँ कि मैंने क्या बताया। मैंने ये बताया कि सिंगल एंट्री सिस्टम में कैश अकाउंट और पर्सनल अकाउंट मेंटेन होते हैं, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में सब अकाउंट मेंटेन होते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन करते हैं जो बिजनेसमैन, वो लोग अपने अकाउंट्स किस तरीके से बनाएंगे, अपना प्रॉफिट या लॉस कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो कैसे पता करते हैं, अलग मेथड है इनकी। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम हम मेंटेन करते क्यों, लेकिन ये इसलिए मेंटेन करते हैं क्योंकि सबसे पहले तो ये बहुत इजी टू मेंटेन है। क्या ये बहुत इजी है? हाँ, बहुत इजी है। डबल एंट्री की कोई दिक्कत ही नहीं है, ना हमें हर एक की जर्नल एंट्री करनी है, ना लेजर बनाने हैं, ना ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो बस बहुत ही इजी में है। अच्छा, क्या ये लेस कॉस्टली है? यस, ये बहुत ही लेस कॉस्टली है, लेस कॉस्टली। इसमें ज़्यादा हमारे पैसे खर्च नहीं होते। बताओ डबल एंट्री सिस्टम में हमें जो है एक अकाउंटेंट रखना पड़ता है, हमें जो है उसको पैसे देने पड़ते हैं, और हर एक ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने से रहना नहीं चाहिए। लेकिन ये सिस्टम इतना ईजी है कि इस सिस्टम को वो बिजनेसमैन खुद ही मेंटेन कर लेता है। किसी भी बाहर से किसी अकाउंटेंट को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं, कुछ के सिंगल एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं, और कुछ ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड ही नहीं होते। तो बताओ ये बहुत ही एट लास्ट जो है ये जो सिस्टम है ये क्या पड़ता है, लेस कॉस्टली पड़ता है। और क्या है इसका बेनिफिट? कहा गया जो स्मॉल बिजनेसमैन है, बताओ जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उन्हें अकाउंट्स में, उनके बिजनेस इतना छोटा होता है, स्मॉल बिजनेसेस, तो जो स्मॉल बिजनेसमैन है बताओ उनको यही वाला सिस्टम मेंटेन करना उनके लिए ज़्यादा वर्थफुल होता है और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा और क्या बेनिफिट है? कहा ये जो है हम कह सकते हैं कि इसमें जो कोई एक्सपर्ट नॉलेज की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई एक्सपर्ट नॉलेज हमें नहीं चाहिए। एक कम पढ़ा लिखा या एकदम मीडियम पढ़ा लिखा भी पर्सन इसमें से अकाउंट्स बना सकता है। नो एक्सपर्ट नॉलेज इज़ नीडेड, नो एक्सपर्ट नॉलेज इज़ नीडेड। ठीक है, ये इसके बेनिफिट्स हैं। ओके, ये इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक, इसके नोट्स मैं आप लोगों को बनवा दूंगी। इसके बाद है डिसएडवांटेज। बताओ इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? क्या लगता है आपको इस सिस्टम के क्या डिसएडवांटेज हैं? तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहले तो बताओ क्या डिसएडवांटेजेस हैं? क्योंकि इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं बनता, तो क्या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हम पता लगा सकते हैं? नहीं पता लगा सकते। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी फाउंड। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी फाउंड। सेकेंड, और बताओ इसके नुकसान क्या? हम लोग बताओ क्योंकि हम एसेट्स अकाउंट ही नहीं बनाते, तो हो सकता है अगर किसी ने हमारी एसेट्स चुरा भी ली साल के एंड में,
तो हो सकता है हमें पता ही ना चले कि किसी ने हमारी प्रॉपर्टी चुरा ली, क्योंकि हम तो ईयर एंड पे जाके बस बाहर से देख लेंगे कि हमारे पास क्या क्या एसेट्स हैं, पर हमने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। अगर यहीं पे हम एक रिकॉर्ड रखते तो क्या होता, अगर हम यहाँ पे रिकॉर्ड रखते तो एसेट्स अकाउंट होता और बाहर भी एसेट्स रखी रहती, तो एसेट्स अकाउंट में हमने कब खरीदा कब बेचा सब लिखा रहता, और लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस एसेट्स का रखा हुआ है वो हम अपनी फिजिकल एसेट्स के साथ वेरीफाई कर लेते। तो बताओ हमें पता चल जाता कि सारी एसेट्स जो है मेंटेन है या नहीं है। पता भी चल जाता है कि कोई एसेट्स आपकी चुराई तो नहीं गई है। लेकिन अब आपने एसेट्स अकाउंट ही नहीं बनाया, तो आपको बताओ अपनी एसेट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल पाएगी, यानी आपका अपनी एसेट्स के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा। नो कंट्रोल ऑन एसेट्स। ठीक है। थर्ड, बताओ करेक्ट प्रॉफिट या लॉस पता नहीं चल पाता। आपको पता है प्रॉफिट या लॉस तो पता चल जाएगा, लेकिन वो एक एस्टिमेटेड होगा, वो सिर्फ एक अंदाज़ा होगा। क्यों? क्योंकि आपने सभी ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं करा। तो कई बार बताओ बहुत सारे ट्रांजेक्शन हमें गेस करने पड़ेंगे, कई बार हमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन को एस्टिमेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से हाँ परचेस या सेल तो पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास परचेस अकाउंट नहीं है, सेल अकाउंट भी नहीं है। फिर भी बताओ कैसे पता चल जाएगा परचेस या सेल? वाउचर से, बिल से। जब भी बताओ हम कुछ परचेस करते हैं या कुछ सेल करते हैं तो क्या इनवॉइस बनाते हैं? जब हम परचेस करके आते हैं तो सामने वाला पर्सन मुझे इनवॉइस देता है, बिल बना के देता है, वो बिल हम संभाल के रखेंगे। फिर जब हम बेचते हैं तो हम इनवॉइस बनाते हैं। इनवॉइस तो परचेसर को दे देते हैं, लेकिन उसकी डुप्लीकेट कॉपी तो हमारे पास रहती है ना, तो उससे हमें पूरा सेल का रिकॉर्ड पता चल जाएगा। तो कुल मिला के परचेसेस और सेल तो हमें आराम से पता चल जाएंगे। फिर रेंट हम कितना, जैसे मान लो रेंट का एक खर्चा हो रहा है, रेंट का खर्चा हो रहा है, तो रेंट कहाँ से पता चलेगा? रेंट एग्रीमेंट से। हमें पता है हमें हर साल कितना रेंट देना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, कैसे पता चलेगा? बताओ, इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने आता है, उससे पता चल जाएगा। ठीक है। छोटे मोटे मिसलेनियस खर्चे, ये कैसे पता चलेंगे? मिसलेनियस खर्चे हमें कैसे पता चलेंगे? छोटे मोटे खर्चे अंदाज, ये अंदाज है कि रोज़ लगभग चाय पानी का कितना खर्चा होता है, तो रोज़ अगर 20-25 रुपए का होता है तो महीने में कितना, और इस हिसाब से साल में कितना। एक बात तो हमेशा याद रखना है कि हम सिंगल एंट्री सिस्टम बड़े बिजनेसेस में फॉलो नहीं कर सकते। बड़े बिजनेसेस में केवल और केवल डबल एंट्री सिस्टम ही चलेगा। ये सिस्टम केवल कहाँ पे फॉलो हो सकता है? केवल स्मॉल बिजनेसेस, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस में इतना सारा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा नहीं होते, इसलिए वहीं पे ये सिस्टम अप्रोप्रिएट है। सिर्फ और सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये सिस्टम अप्रोप्रिएट है। लार्ज बिजनेस में तो हमें क्या फॉलो करना है? जैसे कंपनीज हो गई, कंपनीज में तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना कंपलसरी है। हर एक कंपनी, चाहे प्राइवेट कंपनी है चाहे पब्लिक कंपनी है, बताओ कौन सा सिस्टम फॉलो करोगे? डबल एंट्री। ठीक है। तो ये इसका नुकसान है कि करेक्ट प्रॉफिट या लॉस पता नहीं चलता। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी एसेटेड, कैन नॉट बी एसेटेड। ठीक है, कैन नॉट बी एसेटेड। उसके बाद बताओ फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की सही पता नहीं चलती। पता तो चलती है, मतलब बैलेंस शीट यहाँ पे भी बनती है सिंगल एंट्री में भी, लेकिन क्या बोला कि जितनी एक्यूरेट और रिलायबल बैलेंस शीट डबल एंट्री सिस्टम में बनती है, यहाँ पे उतना एक्यूरेट नहीं होता। कहने का मतलब है आपको बस एक बात याद रखनी है कि डबल एंट्री सिस्टम में तो सारी चीज़ें सब एक्यूरेट होती, 100% एक्यूरेट, क्योंकि हमने हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करा है, किसी भी ट्रांजेक्शन को डबल बार भी रिकॉर्ड नहीं करा, तो 100% एक्यूरेसी है वहाँ पे। लेकिन बताइए क्या सिंगल एंट्री सिस्टम में इतनी एक्यूरेसी है? नहीं, इतनी एक्यूरेसी यहाँ पे नहीं है। तो कहा फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? बैलेंस शीट। बताओ प्रॉफिट या लॉस को क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बताओ क्या कहते हैं? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, एसेट्स एंड लायबिलिटी, बैलेंस शीट बनाना, या अदर वर्ड्स में बोले तो एसेट्स एंड
लायबिलिटी की सारी इंफॉर्मेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे पता चल तो जाती हैं बट एक्यूरेट नहीं होता। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी ascertained accurately. Cannot be ascertained एक्यूरेटली। ठीक है, ये हुआ। ठीक, और है नो इंटरनल चेक। बताओ छोटे बिजनेसेस हैं तो बताओ वो खुद ही इनएक्यूरेट सिस्टम है, तो कोई भी अगर कोई ऑडिटर आ भी गया चेक करने तो क्या डेटा अवेलेबल है? क्या डेटा अवेलेबल है कि वो अपने सब वो सारे अकाउंट चेक कर पाए? नहीं, तो कोई डेटा अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि उसने सारे अकाउंट्स ही नहीं बनाए, तो क्या चेक कर पाएंगे अकाउंट्स? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और क्या ये इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक मेथड है? हाँ, ये क्या है? ये है इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक मेथड। 1 सेकेंड, लिख लीजिए 6 पॉइंट। ये है इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक मेथड। ठीक है, इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक मेथड। सिक्स्थ है इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक मेथड। ठीक है, ये बता इसकी बुराई बात है, बुरी चीज़ है। और कंपैरेटिव स्टडी तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्या वो बिजनेसमैन अपने इस साल के इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं क्योंकि, तो क्या वो अपने पिछले साल के प्रॉफिट या लॉस से और अकाउंट से क्या अपने इस साल के अकाउंट्स की कंपैरिजन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि उसने जो है सारे अकाउंट्स मेंटेन नहीं करे। कंपैरेटिव स्टडी इज नॉट पॉसिबल। स्टडी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। ओके, अब हम प्रैक्टिकल पे आते हैं कि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो आप लोग एकदम ध्यान से सुनोगे कि क्या करना है। सिंगल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले हम हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे केवल 2 तरीके के अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। एक होता है कैश अकाउंट और एक होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? मतलब डेटर का अकाउंट मेंटेन होगा, हाँ। और क्या क्रेडिटर का अकाउंट मेंटेन होगा? हाँ, ये अकाउंट ज़रूर मेंटेन होंगे। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले बताया था कि कुछ ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होंगे, कुछ के सिंगल होंगे और कुछ रिकॉर्ड ही नहीं होंगे। आप लोग खुद से बता सकते हो कि कुछ ट्रांजैक्शन जिनके डबल दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होंगे वो कौन सा होगा। बोला, बताओ कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, क्या इसके दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होंगे? क्योंकि देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। देखो कैश अकाउंट भी खुल रहा है और डेटर अकाउंट भी खुल रहा है, क्या ये दोनों रिकॉर्ड होगा? हाँ। अब बताओ, ऐसा बताओ जिसके सिर्फ सिंगल एस्पेक्ट रिकॉर्ड होंगे। मान लो मुझे ना, मैंने फिक्स एसेट्स खरीदी फॉर कैश। फिक्स एसेट्स परचेज फॉर कैश, परचेज फॉर कैश। मतलब बताओ क्या एंट्री करेंगे? फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या लगता है? देखो फिक्स एसेट्स अकाउंट अपन नहीं खोलते लेकिन कैश अकाउंट हम खोलते हैं, तो बताओ ये वैसा ट्रांजैक्शन है ना जिसका एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा और दूसरा एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक, अब बताओ, ऐसा बताओ जो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। मान लो हमने रेंट हमारा भी आउटस्टैंडिंग चल रहा है, नहीं, उसमें तो फिर पर्सनल आ जाएगा तो वो तो मेंटेन होगा। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होगा। मान लो
मान लो हमने क्या कर, अब जैसे कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, जैसे मान लो फिक्स एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, तो बताओ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, इसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। देखो इसमें ये दोनों ही अकाउंट हम नहीं खोलेंगे, क्योंकि ना फिक्स एसेट्स के अकाउंट खुलते हैं ना नॉमिनल अकाउंट खुलते हैं। तो बताओ क्या इस तरीके का ट्रांजेक्शन बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हो पाए ना? क्या आप लोग खुद ही अब जज कर सकते हो कि कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, कौन से ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिनके दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करोगे, कौन से ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिनके केवल सिंगल एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होंगे, और कौन से ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिनके केवल हम लोग कोई भी एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बताओ उसकी जर्नल एंट्री करके देखो, और अगर उसमें कोई पर्सनल या क्या आ रहा है, पर्सनल या रियल अकाउंट, सॉरी पर्सनल या कैश अकाउंट आ रहा है तो मतलब वो रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब वो रिकॉर्ड नहीं होंगे, सिंपल, ठीक। चलते हैं आगे। अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, तो इनके सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चंस को हम कैसे किया जाते हैं हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे करना है। सपोज करो एक बिजनेसमैन था, इस बिजनेसमैन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। स्टार्टिंग में उसने 5 लाख रुपए की कैपिटल से बिजनेस शुरू करा, 5 लाख की कैपिटल लगाई। ड्यूरिंग द ईयर उसने 1 लाख रुपए की, मान लेते हैं, एडिशनल कैपिटल लगाई, एडिशनल कैपिटल, ठीक। और मान लेते हैं कि उसने 50,000 रुपये की ड्राइंग भी करी। ड्यूरिंग द ईयर कितने की ड्राइंग करी? 50,000 की ड्राइंग करी, ठीक है, ठीक। वो सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन कर रहा है। अब बताओ वो कैसे करेगा? ईयर एंड पे सबसे पहले जैसे साल ख़त्म हुआ तो सबसे पहले वो अपना प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेगा? अच्छा, उसने साल भर अपना बिजनेस जारी रखा, चालू रखा, ठीक है। और बताओ कौन से अकाउंट केवल मेंटेन करे होंगे? केवल और केवल कौन से अकाउंट मेंटेन करे होंगे? केवल कैश अकाउंट और दूसरा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये 2 अकाउंट मेंटेन करके वो आगे चल रहा होगा, ठीक। ईयर एंड आ गया। ईयर एंड पे अब वो पता लगाना चाहता है कि उसको कितने, अपना पूरे साल भर बिजनेस चला के क्या प्रॉफिट हुआ है या क्या लॉस हुआ है, वो ये पता करना चाहता है। अब वो कैसे पता करेगा? देखो सबसे पहले वो क्या बनाता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इस मतलब वो जो अपने अकाउंट्स बनाने के लिए मेथड यूज़ करता है, उस मेथड का नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। वो किस मेथड को फॉलो करेगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। क्या इतनी बात समझ आई कि 5 लाख की कैपिटल लगाई है, 1 लाख एडिशनल लगाया, 50,000 की ड्राइंग करी है, और कैश अकाउंट और पर्सनल अकाउंट उसके सारे तैयार हैं। अब वो ईयर एंड पे अपना प्रॉफिट और लॉस पता करना चाहता है, तो ये मेथड फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये मेथड, इस मेथड में सबसे पहले वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाता है। अब आप लोग पूछोगे कि ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता क्या है? तो देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बिल्कुल बैलेंस शीट जैसा होता है, बैलेंस शीट ही होता है। मतलब इसको हम कैसे बनाते हैं? हम इसको कैसे बनाते हैं? यहाँ पे आती हैं सारी की सारी लाइबिलिटीज़। मैं इसको अच्छे से बना लेती हूँ फिर से। देखो सबसे पहले हम इसमें क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कैसे बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? एज ऑन वर्ड लिखते हैं, 31 मार्च 2015 है मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको करने का तरीका कैसा होगा? यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ अमाउंट
एसेट्स अमाउंट, ऐसा करते हैं। यहाँ पे हम सारी की सारी एसेट्स लिखेंगे और यहाँ पे हम सारी की सारी लाइबिलिटीज़ लिखेंगे, ठीक है। एसेट्स में सबसे पहले क्या आएगा बताओ, एसेट्स में क्या क्या आता है? बिल्डिंग आएगा, बिल्डिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप, बिल्डिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप मान लो उनके पास एक व्हीकल भी रखी है, ठीक है। अच्छा, ईयर एंड पे कैसे पता चल रहा है? आसपास देख कर, भाई उसका बिजनेस है तो उसे तो पता ही होगा ना कि मेरे पास क्या क्या रखा हुआ है। तो उसके पास फर्नीचर रखा हुआ है, व्हीकल रखा हुआ है, ठीक है। एक लैंड रखी है, मतलब प्लॉट रखा है, तो उसने वो भी ले लिया, ठीक है, ठीक। अच्छा, डेटर कैसे पता चलेगा बताओ? डेटर का तो उसने अकाउंट बनाया होगा, क्या उसने कैश अकाउंट भी बनाया होगा? हाँ, तो डेटर और कैश तो उसको पता चल जाएगा, क्योंकि इसके तो उसने प्रॉपर लेजर मेंटेन करे हैं। मान लेते हैं बिल्डिंग है 5 लाख रुपए, ठीक। ये अब वैल्यू कैसे पता चली? तो कहा गया वो अपना अंदाज़ा लगा रहा है कि भाई मैंने ये बिल्डिंग जो है 2 लाख की खरीदी थी, फिर उसने मार्केट में जाके पता करा कि आज इसकी वैल्यू कितनी है, 5.5 लाख है। 5.5 लाख में से 50,000 का डेप्रिसिएशन लगाया मन से और 5 लाख वैल्यू आ गई, ठीक। मान लेते उसे लग रहा है कि मेरा कंप्यूटर कितने का है, उसे लग रहा है मेरा कंप्यूटर है, सपोज़ करो 30,000 का है, ठीक है, 30,000 का कंप्यूटर है। लैपटॉप कितने का है? लैपटॉप उसे लग रहा है लैपटॉप भी 30,000 का ही है, ठीक है। व्हीकल लग रही है 40,000 की, ठीक है, ठीक। फर्नीचर लग रहा है 30,000 का, ओके। लैंड लग रहा है 1,70,000 का लैंड है। फिर बताओ 50,000 के डेटर्स हैं मान लेते हैं, और कैश भी उसके पास कितना रखा है? 50,000 है। इस तरीके से उसने अपनी सारी एसेट्स पता लगा ली। लेकिन आप बताइए, क्या बताओ, डेटर और कैश इन दोनों के जो अमाउंट है, क्या ये दोनों अमाउंट एकदम एक्यूरेट होंगे? एकदम एक्यूरेट होंगे, लेकिन बाकी सारे अमाउंट एक्यूरेट नहीं होंगे। बाकी सारे अमाउंट बताओ क्या है ये सब? क्या मानते हो ये सब जो है एस्टिमेटेड है? हाँ, ये सब क्या है? एस्टिमेटेड है, ठीक है। इसीलिए तो कहा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एकदम बैलेंस शीट जैसा तो होता है, बैलेंस शीट की 2 कॉपी होता है, लेकिन क्या ये बैलेंस शीट जितनी ट्रू पोजीशन बता पाता है? नहीं, ये बैलेंस शीट जैसी ट्रू पोजीशन आपको नहीं बता पाता, पर बताओ बनता बिल्कुल वैसा ही है। क्योंकि जब अपन बैलेंस शीट बनाते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम में बनाते हैं, और ये जो बनाते हैं ये सिंगल एंट्री सिस्टम में, तो होता ये बैलेंस शीट ही है, बस इसका नाम बदल जाता है। अब इसका नाम बताओ क्या हो गया है? अब इसका नाम हो गया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब अपन देखते हैं लाइबिलिटी साइड, ओके। लाइबिलिटी साइड देखो क्या करना है बताओ, क्या उसने कितने का बैंक लोन दिया है उसे पता होगा? बिल्कुल पता होगा कि कितने का बैंक लोन है उसका। एग्रीमेंट देख के पता लगा लेगा। मान लेते हैं उसने 5 लाख का बैंक लोन लिया है किसी से, बैंक से। फिर उसके कुछ क्रेडिटर हैं। आप बोलोगे कि मैम क्रेडिटर के तो एक्यूरेट बैलेंस पता चल जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। मान लेते हैं एक बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, बैंक ओवरड्राफ्ट है 20,000 का, ठीक है। कुछ आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब जिसको उसे पेमेंट करना बाकी है। तो बताओ क्या ये इसकी लाइबिलिटी है? यस, ये इसकी क्या है? लाइबिलिटी है। आप बताओ, मान लेते इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, मुझे बताओ टोटल एसेट्स कितनी हुई? तो टोटल एसेट्स देखो ज़रा कितना हुआ, 5 और 60 40 6 7 8 9 लाख। टोटल एसेट्स है 9 लाख की, ठीक है, टोटल एसेट्स 9 लाख। और बताओ अभी तक यहाँ पे भी टोटल लाइबिलिटी इक्वल होगा, टोटल एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, लेकिन यहाँ का टोटल आ रहा है 6,50,000। तो 6,50,000 मतलब कितना बचा? 2.5 लाख। 6,50,000 7 8 9, हाँ 2.5 लाख। 2.5 लाख क्या है? ठीक है, 6,50,000 7 8 9, ये इसको हम मानेंगे कैपिटल। बताओ ये मेरा क्या है? कैपिटल है। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा। मतलब आपको करना क्या है,
आपको सारी एसेट्स लिख लेनी है, ठीक है, सारी एसेट्स। और इस साइड आपको क्या लिख लेना है, सारी लायबिलिटी, ये भी लायबिलिटी, ठीक। उसके बाद सारी एसेट्स में से सारी लायबिलिटी का क्या करना है, माइनस। तो क्या आ जाएगा, कैपिटल। कैपिटल मतलब कैपिटल क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। क्या होगा कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कैपिटल आया, 2.5 लाख रुपए, ठीक। आगे चलते हैं, कहा क्या। तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट बनानी है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। इसके बाद ये बताओ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसका था, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स था 31 मार्च 15 का था। ऐसे ही हम सेम टू सेम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे 31 मार्च 14 का। 31 मार्च 14 का बनाना पड़ेगा, ठीक है। 31 मार्च 14, क्यों ऐसा, क्योंकि हमें 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स चाहिए रहेंगे। मान लेते हैं हमारा ईयर कौन सा चल रहा है, ये 14-15, हमारा 14-15 ईयर चल रहा है। तो ये है मेरा 1 अप्रैल 14 और ये है मेरा 31 मार्च 15, ये मेरा ईयर चल रहा है। तो क्या करना है, हमें करना ये है कि मेरा ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 14 से 31 मार्च 15। तो मुझे एक तो कब का बनाना है, एक तो क्लोजिंग का बनाना है, इस डेट पे भी बनाना है, क्लोजिंग पे और ओपनिंग पे भी करना है, 2 बनाने। तो इसमें जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलोगे, क्लोजिंग कैपिटल। और इधर जो आएगा उसे हम कहेंगे ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, उसे हम कहेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही वैसे हम 31 मार्च 14 की भी बहुत सारी एसेट्स लिख लेंगे, ठीक है, लाइन से। बिल्डिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, व्हीकल, और भी कोई एसेट्स होंगी तो डेटर, कैश। फिर इस साइड बताओ सारी लायबिलिटी लिख लेंगे। लायबिलिटी की पहचान है ना, बैंक लोन, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, किसी को पेमेंट करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग आपका बिल, आउटस्टैंडिंग रिपेयर का खर्चा, जो भी हो। फिर बताओ यहाँ पे भी जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या होगा, कैपिटल। लेकिन बताओ ये कौन सी कैपिटल होगी, ओपनिंग कैपिटल। मान लेते हैं अभी तो हमें अंदाज़ा लगा रहे हैं, एग्जाम्पल है। मान लेते हैं ओपनिंग कैपिटल आई 1.5 लाख, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कितनी आई, 1.5 लाख, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई। आपने 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए और दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से आपको क्या पता चली, एक पता चली क्लोजिंग कैपिटल शायद 2.5 लाख था, और दूसरी पता चली ओपनिंग कैपिटल। बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 1.5 लाख। ये मैंने मन से लिया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एडिशनल कैपिटल है साल भर में 20,000 की एडिशनल कैपिटल है, और ड्राइंग भी करी है उस ऑनर ने। तो ड्राइंग कितनी करी है, 60,000 की उसने क्या करी है, ड्राइंग करी है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि आप इसका प्रॉफिट या लॉस, इसके बाद क्या होगा, ड्राइंग है मान लेते इतनी है। अब बताओ प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलेगा। तो इसमें इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम 2 साल के बनाते हैं, और 2 साल के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के बाद हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैसे करते हैं कैलकुलेशन। एक बात बताओ, अगर ओपनिंग कैपिटल होती है तो ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और ड्राइंग अगर हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट हो तो क्या करते हैं, प्रॉफिट हो तो प्लस करते हैं, और अगर लॉस हो तो माइनस करते हैं। बताओ प्रॉफिट हमेशा कैपिटल को बढ़ाता है और लॉस हमेशा कैपिटल को कम करता है। इतना करके जो हमें आंसर मिलेगा वो बताओ क्या होगा, वो होगा क्लोजिंग कैपिटल। अब अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे को क्वेश्चन में ये पता है, ये पता है, ये पता है और ये भी पता है, ये दोनों नहीं होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। लेकिन बताओ मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन पता है,
तो क्या ये पता चल जाएगा? बिल्कुल, ये आराम से मालूम चल सकता है। कैसे? देखो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करूं तो मुझे बताओ, क्लोजिंग कैपिटल में क्या ये सब उल्टा हो जाएगा? हाँ, क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग। तो बताओ, जो आपको आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आपका आंसर आएगा प्रॉफिट या लॉस आएगा, राइट? वो आपका आएगा प्रॉफिट या लॉस। जैसे बताओ, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 2.5 लाख, ठीक है। एडिशनल कैपिटल कितनी है? 20,000। और ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 1.5 लाख। और ड्राइंग कितना है? 60,000, ठीक है। बताइए आंसर क्या आया? आंसर आया हमारा 2,50,000 माइनस 20,000 माइनस 1,50,000 प्लस 60,000। आंसर आया 1,40,000। मुझे बताओ, ये 1,40,000 क्या है? ये 1,40,000 जो आया है, ये है मेरा प्रॉफिट। अगर प्लस में आंसर आए मतलब प्रॉफिट है, और अगर माइनस में आंसर आए तो लॉस है। यहाँ प्लस में आ रहा है, इट मीन्स ये प्रॉफिट है। तो बताओ, प्रॉफिट निकालने का तरीका समझ आया कि हमें प्रॉफिट इस फॉर्मूले से निकालना है, ठीक। हम चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या चाहें तो क्या हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे हम ऐसे ना लिखकर हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि क्लोजिंग कैपिटल बताओ, उसमें एडिशनल कैपिटल माइनस होगी ना, और ओपनिंग कैपिटल भी क्या होगी? माइनस होगी। और ड्राइंग क्या करोगे? प्लस करोगे, ठीक है। और बताओ, इसके बाद जो आंसर आएगा वो मेरा क्या आएगा? अगर प्लस में आंसर आए तो प्रॉफिट, और अगर माइनस में आंसर आए तो लॉस। माइनस में आंसर आए तो लॉस। इस तरीके से हम स्टेटमेंट बनाएंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कुल मिला के इसमें कह सकते हैं कि 2 चीज़ें बनानी पड़ती हैं। क्या क्या 2 चीज़ें बनानी पड़ती हैं? बोला, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए एट लास्ट हमें 2 चीज़ें बनानी पड़ेंगी। पहला होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बताओ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक बनेगा कि 2 बनेंगे? 2 बनेंगे, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से ओपनिंग कैपिटल आएगी, और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से क्लोजिंग कैपिटल आएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे। तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला हमें समझना है, और ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम करते